जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण समझा कि अवतल दर्पण में किस स्थिति पर कौन से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आज की क्लास में हम लोग उसी अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता को समझ लेते हैं कि जब अवतल दर्पण में कल हम लोग प्रतिबिंब का ड्राइव किए थे, फॉर्मेशन किए थे, उसी से संबंधित आज विशेषता, उस प्रतिबिंब की विशेषता को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण की 6 स्थितियां देखा कि कितनी स्थिति पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है किसी वस्तु का। 6 स्थिति, ठीक है, जिसमें आप लोग को याद होगा कि पहला स्थिति अनंत था, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखते थे, तीसरा स्थिति में वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखते थे, चौथा स्थिति में वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच वस्तु को रखते थे, पांचवा स्थिति में फोकस पर और छठा स्थिति में फोकस के अंदर अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच। ये केवल 6 स्थिति हम लोग कल अवतल दर्पण में पढ़े थे, ठीक है। तो वो प्रतिबिंब था, हम लोग निर्माण किए थे कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। अगर आप से कोई पूछे कि बताइए उसी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप अगर ध्यान से समझोगे तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक है। तो 5 स्थिति जो ऐसा होता है जिसमें हम लोग वस्तु का कैसा प्रतिबिंब देखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। मात्र केवल एक स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच अर्थात फोकस के अंदर आता है तो उस स्थिति में उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कल की वीडियो हम लोगों ने बात किया था। तो बताइए, पहला पॉइंट में क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और प्लस काल्पनिक दोनों होता है। ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक एवं काल्पनिक, ये जो प्रतिबिंब है वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। तो जी बिल्कुल पता है कि हर 5 स्थिति में, कौन सा स्थिति में, 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। केवल एक स्थिति, केवल एक स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। वो कौन सा स्थिति है, फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति है, जिसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत। दूसरा स्थिति, अगर दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब अगर बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। तो ये भी विशेषता ही हो गया कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा एवं उल्टा भी बन सकता है, उल्टा एवं उल्टा प्लस सीधा दोनों बनता है, सीधा दोनों बनता है। ये भी एक विशेषता हो गया कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा। सीधा कब बनेगा, जब फोकस और ध्रुव के बीच, इस पॉइंट में, इस कंडीशन में सीधा बनेगा। हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। तीसरा विशेषता की बात करते हैं हम लोग, तीसरा विशेषता की बात करते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो देखिए वस्तु के बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से छोटा भी बनता है। ये कल हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण में तीनों आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ वो भी बात हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, बड़ा, बराबर, बराबर एवं छोटा, छोटा बनता है। तो डायग्राम के माध्यम से ये सब बातें लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आया, कल जो डायग्राम हम लोग पढ़े थे उसी से हम लोग ये जितना भी पॉइंट है निकाल रहे हैं। तो देखिए, पहला क्या था, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है, उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा, काल्पनिक है तो सीधा, ये दोनों पॉइंट निकल गया। उसके बाद देखे थे कि वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है। बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बराबर आकार का कब प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के बराबर आकार का कब बनता है। ये कमेंट में आप लोग के लिए आंसर देना, आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो वस्तु से बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है और छोटा भी बनता है, ठीक है। ये 3 विशेषता आप लोग अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का याद रख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत
नहीं। चलिए अब हम लोग इसी अवतल दर्पण का कुछ उपयोग की बात कर लेते हैं कि इसका क्या क्या उपयोग है। अगर हम अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, तो उसका सभी बातें अवतल दर्पण से रिलेटेड पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे कि अवतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि इसकी क्या क्या प्रतिबिंब जो बना है उसकी क्या क्या विशेषता है। अब हम लोग समझ लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उपयोग समझ लेते हैं, तो इसको इरेज कर दें। अवतल दर्पण का उपयोग, इसका यूज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वो सैलून में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सैलून, जहां पर हम लोग बाल कटाते हैं, पार्लर हो, ब्यूटी पार्लर हो, हर जगह कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाना चाहिए? अवतल दर्पण का। कौन सा? तो लिखेंगे सैलून। सैलून में उपयोग किया जाता है। इसको डायरेक्ट लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि हजामत दर्पण के रूप में। कौन सा दर्पण के रूप में? हजामत दर्पण के रूप में। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछेगा कि हजामत दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। यानी सैलून में, ब्यूटी पार्लर हो, ये सब जगह पर कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछेगा क्यों किया जाता है, तो कल की क्लास में हम लोग बताए थे कि अगर आप पूरा क्लास कंटिन्यू देखे होंगे तो आपको एक बात बताए थे कि सैलून में जो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है उसमें हम लोग चेहरा को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। हमारा जो फेस है उसमें उसको फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ठीक है, उस स्थिति में क्या होता है कि कल हम लोग जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कैसा बना था? तो काल्पनिक बना था और वस्तु से बड़ा आकार के बना था। उसके साथ साथ सीधा काल्पनिक है तो सीधा बना था। बस वही वही कंडीशन हम लोग सैलून में उपयोग किया। मतलब सैलून में जब दर्पण के सामने हम लोग खड़ा बैठते हैं तो हम लोग चेहरा को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं ताकि जो भी प्रतिबिंब हमारा बने, हमारा फेस का जो प्रतिबिंब बने दर्पण में, वो बड़ा बने और सीधा बने। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा कि सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो उस स्थिति में हम लोग चेहरा को कहाँ रखते हैं? तो फोकस एवं पी के बीच रखते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो पहला उपयोग समझ में आया कि सैलून में यानी हजामत दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग किस बात समझिए, दूसरा उपयोग को समझिएगा। ठीक है, तो दूसरा उपयोग हम लोग देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ी, वाहन का हेडलाइट होता है, उसमें दर्पण का रिफ्लेक्टर के रूप में दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वहां पर जो दर्पण का उपयोग किया जाता है तो वहां पर भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के सॉरी वाहनों के हेडलाइट हेडलाइट में परावर्तक के रूप में, किस रूप में? रिफ्लेक्टर के रूप में, परावर्तक के रूप में ये भी उपयोग करते हैं। नाक, कान और आंख जो डॉक्टर चेक करते हैं उसको देखिएगा तो आप लोग, एक कांच का इतना बड़ा, मतलब इस प्रकार से छड़ी जैसा रहेगा, इसमें गोल जैसा, इस प्रकार से एक हाथ में रखा रहता है। अगर दांत वो चेक कर रहा है या कान चेक कर रहा है तो इस प्रकार से सामने रख करके और उस पर लाइट मारता है। तो ये जो दर्पण होता है, यहाँ पर जो दर्पण के यूज किया जाता है, ये भी अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं कि रोगियों के आँख, नाक, कान की जांच में डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं। देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए ENT बोला जाता है, ENT। ठीक है, ई से हो गया ईयर, एन से नोज और टी से तेथ हो गया। कोई दिक्कत? तो ये इसी को कहते हैं ENT, रोगियों के आंख, नाक एवं दांत।
आंख, नाक, कान एवं दांत। यहाँ पर दांत भी लिख लीजिएगा। दांत की जांच में, दांत की जांच में मतलब दांत में अगर कुछ हो जाता है तो डॉक्टर लोग जब चेक करता है लाइट जला करके, तो उसके साथ साथ एक इस चम्मच के जैसा एक दर्पण रख के रहता है, वहां पर प्रकाश को मारता है तो वो स्पष्ट रूप से दांत में क्या प्रॉब्लम है वो दिखाई देता है। तो आंख, नाक, कान और दांत की जांच में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट इसकी बात करें तो आप लोग फिल्म में देखते होंगे तो एक चीज ऑब्जर्वेशन किए कि कभी कभी जो माइनिंग का काम होता है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि बहुत फिल्में इस प्रकार से होता है कि जहाँ कोयला की खदान में माइनिंग के लिए लोग जाते हैं, तो उसको देखिएगा आप लोग, तो उसके सर में एक टोपी लगा रहता है, टोपी लगा रहता है, उसमें एक लाइट लगा हुआ रहेगा। उसमें क्या लगा रहेगा? एक लाइट। उसके रिफ्लेक्टर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? उस लाइट का नाम होता है, जो लाइट रख के रहता है, लगा रहता है टोपी पर, उस लाइट का नाम है सर्च लाइट। क्या नाम है? सर्च। क्योंकि उस लाइट की मदद से कोई चीजों को ढूंढा जाता है, अंधेरा में चीजों को इस प्रकार से लगा करके ढूंढा जाता है, तो उसका नाम क्या है? सर्च लाइट। तो लिख देंगे सर्च लाइट में, सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में, जो अभी हम बात की कि परावर्तक के रूप में, सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में भी हमेशा किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्लियर? आगे एक अगला विशेषता की बात करते हैं। तो अगला विशेषता समझिए, तो यहाँ सौर भट्टी आप लोग देखे होंगे। सौर भट्टी नहीं भी देखे होंगे तो याद रखिएगा कि सौर भट्टी जहां पर सूरज के मदद से, सूरज की किरणों की मदद से एनर्जी तैयार किया जाता है, ऊर्जा तैयार किया जाता है, उसे सौर भट्टी कहते हैं। तो सौर भट्टी में भी हमेशा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण कहते हैं। लिख दीजिएगा सौर भट्टी में, सौर भट्टी में। कोई दिक्कत? तो ये सारे उपयोग अवतल दर्पण का है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? तो पहला उपयोग कहाँ करते हैं? हजामत दर्पण यानी सैलून में, ठीक है। ये पूछता है प्रश्न, ये सब जितने भी चीजें आप लोग को बता रहे हैं ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है कि इसका वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में। आपसे पूछेगा कि वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो अवतल दर्पण का उपयोग। रोगियों को आंख, नाक, कान की जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग। सर्च लाइट के परावर्तक में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। और सौर भट्टी में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। कोई दिक्कत? तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, तो इसको इरेज कर दे। अब चलिए हम लोग अवतल दर्पण से रिलेटेड सारी बातें पढ़ ली, उसमें प्रतिबिंब निर्माण समझ लिया, प्रतिबिंब की विशेषता समझ ली, अवतल दर्पण का उपयोग समझ लिया। इतना से ज्यादा एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछने वाला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार के बनता है, उसका प्रतिबिंब की क्या विशेषता हो सकती है, उसका क्या उपयोग हो सकता है। तो चलिए हेडलाइन डालिए कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। ध्यान से समझिए, कल आपको बताए थे कि उत्तल दर्पण जो है उसमें केवल वस्तु की दो स्थितियां संभव है। कितनी पोजीशन संभव है? तो दो पोजीशन संभव है। पॉसिबल कितने पोजीशन है? दो पोजीशन है। क्यों? तो देखिए यहां पर ये एक उत्तल दर्पण है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब देखिए एक बात समझिए, इस दर्पण की क्या विशेषता है कि अगर इससे कोई प्रकाश टकराती है तो कंजर्व ना होकर के क्या हो जाती है? ये दूर हट जाती। क्या हो जाती है? दूर, मतलब इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये कंजर्व नहीं होती है, मतलब एक जगह अपसरित नहीं हो, अभिसरित नहीं होती, एक जगह मिलती नहीं है, ये दूर जाती है। इसको अपसरित बोलते हैं, यानी ये जो किरणें हैं वो दूर चली जाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो क्लियर। अब यहां समझिएगा, तो ऐसा कंडीशन में होता क्या है
कि जब इस कंडीशन में ये किरणें इस साइड परावर्तन के बाद इस साइड निकल गया, मतलब दूसरी दिशा में परावर्तित हो गई, तो क्या प्रधान अक्ष को कहीं पर काटा? तो हम लोग पढ़े थे कि कभी भी किरणें प्रधान अक्ष के जब समानांतर आती है तो प्रधान अक्ष को काटती है टकराने के बाद, तो यहाँ तो काटा नहीं, इसका मतलब वो नियम क्या है? गलत है। तो जी नियम गलत नहीं है, तो नियम गलत नहीं तो क्या सही है? तो देखिए अवतल दर्पण सॉरी उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो किरणें टकरा करके दूसरी दिशा में मतलब इस प्रकार से चली जाती है। तो हम लोग करते क्या है कि जो भी किरण उस दिशा में उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये जो किरण है, ये जो किरण पीछे की ओर बढ़ाए हैं, तो ये जो प्रधान अक्ष को कहीं पर काटता हुआ प्रतीत होता है। हम बताइए ये काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा मतलब प्रतीत होना, कि किरणें कहीं पर काटती हुई प्रतीत होती है, जहां पर काटती हुई प्रतीत होती है वहीं पर फोकस बनता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो इस साइड होता है, यानी दर्पण के साइड परावर्तक सतह के साइड होता है, या उसके विपरीत दिशा में होती है? तो आपको दिख रहा होगा कि सर उसके विपरीत दिशा में होती है। तो बताइएगा आप लोग, हम लोग वस्तु को रखते हैं तो बताइएगा हम लोग ये साइड वस्तु को रखेंगे कि ये साइड रखेंगे? बताइए, इमेज बनाना है तो हम लोग ये साइड, ये वाला साइड रखेंगे या ये साइड रखेंगे? तो जी हम लोग को पता है कि हम लोग कभी भी किसी चीज का इमेज देखते हैं तो जिस सतह से मतलब जो सरफेस चिकना और चमकीला रहेगा वही सतह में प्रतिबिंब बनेगा। तो जी बिल्कुल, तो ये दिशा में हम लोग इस साइड में हम लोग वस्तु को रखते हैं। तो बताइए ये साइड में रखेंगे तो क्या इधर फोकस और वक्रता केंद्र, जब फोकस इधर बना तो वक्रता केंद्र भी वही दिशा में बनेगी, मतलब क्या ये साइड किसी पॉइंट का नाम होगा? तो कोई पॉइंट नहीं होगी। यानी अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण की बात करें तो इधर फोकस और वक्रता केंद्र कुछ भी नहीं होता है। इस दिशा में वक्रता केंद्र यानी दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र नहीं होता। ये जो दोनों बिंदुएं होती है वो दर्पण के दूसरी साइड में होती है, दर्पण की दूसरी साइड में होती है। इसका मतलब है कि हम लोग ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर रखा हुआ अगर वस्तु है, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, तो ये हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं कि जो वस्तु रखा हुआ है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच या तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हुआ है। इसको केवल हम एक बात बोल सकते हैं, यहाँ पर ये ध्रुव हो गया, केवल एक ही बात बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर रखे, चाहे इधर रखे, चाहे कहीं पर भी रखे, हम लोग केवल एक बात बोल सकते हैं कि वस्तु जो रखा हुआ है वो ध्रुव एवं अनंत के बीच है। ये ध्रुव है, इधर क्या है? कुछ नहीं है, तो अनंत है। तो अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी इस स्थिति में रखे, इसमें हम नहीं बोल सकते हैं कि फोकस और वक्रता केंद्र पर है या फोकस पर है या फोकस और ध्रुव के बीच है, नहीं, क्योंकि इसका जो फोकस बनता है वो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे। यही वजह है कि हम लोग केवल दो स्थिति, पहला स्थिति ये हो गया कि हम लोग इस प्रधान अक्ष पर कहीं भी रखेंगे, और प्रधान अक्ष पर कहीं भी रखेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे? ध्रुव और अनंत के बीच, ये नाम देंगे। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हम लोग अनंत पर रख देंगे। कहीं पर इधर रहेगा तो अनंत पर, तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? अनंत पर रख देंगे। तो यही दो स्थितियां होती है, दो स्थितियां होती है। आपको समझ में आया कि नहीं? तो दो स्थितियां कौन कौन है, समझ में आ गया? तो चलिए इन दो स्थितियों में प्रतिबिंब को बनाते हैं। क्लियर? तो पहला स्थिति क्या लिखेंगे? पोजीशन नंबर 1, मतलब कि जब वस्तु अनंत पर हो, मान अनंत पर, ठीक है, अनंत पर हो, तो देखिएगा बनाते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये ध्रुव सॉरी ये उत्तल दर्पण बनाना है, उत्तल दर्पण बनाना है। तो ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। अब बताइए अनंत पर रख रहे हैं, अनंत पर, तो इसी दिशा इस पोजीशन में कहीं पर होगा। तो हम क्या बताए थे कि अगर अनंत पर है तो एक किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर लेंगे, दूसरा को भी प्रधान अक्ष के समानांतर, पहला को ऊपर से दूसरा को नीचे से। तो अभी बताए थे कि दर्पण ये जो है और उत्तल दर्पण है, इसमें जब भी प्रकाश की किरणें टकराती है ये कंजर्व नहीं होकर है, फैल जाती है। क्या हो जाती है? इस दिशा में चली जाती है, इस दिशा में नहीं आकर के इस दिशा में चली जाती है। तो इस प्रकार से जाएगी किरणें, इस दिशा में जाएगी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दूसरा किरण की बात करें तो इस प्रकार से ये भी गई है तो इस प्रकार से लौट जाएगी। तो जब क्या ये इस दिशा में लौटी है, इस प्रकार से लौटी है, तो क्या परावर्तन के बाद जो हम लोग नियम पढ़े थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है,
क्या ये नहीं मिल रहा तो ये नियम गलत है? तो नहीं है। अभी हम बताए थे कि ऐसा जब हो जाए तो इसको पीछे की ओर बढ़ा करके देखना है। जब भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे कहाँ पर काटेगी? फोकस पर काटेगी। कौन पॉइंट पर काटते हुए प्रतीत होगी? फोकस पर। तो इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो दोनों किरणें कहाँ पर काटेगी? ये भी प्रधानज के समानांतर है, ये भी फोकस पर, ये भी प्रधानज के समानांतर है, तो दोनों फोकस पर काटती हुई प्रतीत होती होगी। तो बताइएगा कि अनंत पर जब वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? कहाँ पर बना? तो जी फोकस, क्योंकि किरणें दोनों कहाँ पर काटी? परावर्तन का। देखिए परावर्तन के बाद पहला किरण इधर गया, दूसरा इस साइड गया, अगर दोनों को मिलाएं तो फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ। मतलब कहाँ पर प्रतिबिंब बना? फोकस पर। तो लिख लेंगे पहला कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पर बनती है, फोकस पर बनती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। दूसरा प्रतिबिंब बताइए दर्पण के पीछे बना, डॉट डॉट रेखा से मिलकर बना। तो आंख बंद करके बता सकते हैं कि डॉट डॉट रेखा, इसका मतलब कैसा बना? काल्पनिक बना। ठीक है, काल्पनिक बना, काल्पनिक बना। काल्पनिक है तो बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा? तो आपको पता होगा कि सीधा। तो काल्पनिक एवं सीधा होता है, सीधा होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला बात, अगला बताइए कि प्रतिबिंब किस प्रकार का? वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा? तो देखिए अनंत पर वस्तु है, कितना बड़ा ये तो पता नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब को देख रहे थे एक बिंदु जैसा छोटा जैसा लग रहा है। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, बहुत ही, बहुत ही छोटा होता है। कोई दिक्कत? तो ये तीन विशेषता याद रखेंगे। तो देखिए जब भी अनंत पर हम लोग वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है? फोकस पर बनती है। यह अवतल दर्पण में भी यही होता है। अवतल दर्पण में भी वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? फोकस पर ही बनती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और इसमें क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। ठीक है, काल्पनिक बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक। इसमें अगर अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है लेकिन काल्पनिक बनता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसको डायग्राम को नोट करिएगा। दूसरा कंडीशन पोजीशन क्या है? दूसरा पोजीशन में हम लोग वस्तु को कहां रख देंगे कि जब वस्तु को अभी बताए कि ध्रुव यानी पोल एवं अनंत के बीच रख देते हैं, अनंत इंफिनिटी के बीच रखते हैं। ये कंडीशन दूसरा कंडीशन बनेगा। तो इमेज बना लेते हैं कैसा बनता है। ये ध्रुव हो गया। ठीक है, कहीं पर भी इधर रख देंगे क्या कहलाएगा? ध्रुव और अनंत के बीच। ये शायद अनंत है और ये ध्रुव है, इसके बीच रखाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक्स वाई हम मान लेते हैं वस्तु है। तो देखिए हम क्या बताए थे, दो किरण लेना है। पहला किरण प्रधानज के समानांतर, कहाँ से ये गुजरेगी? तो ये इस साइड, इस दिशा में इस प्रकार से जाएगी। तो क्या इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे? तो जी बिल्कुल बढ़ा करके देखेंगे तो कहाँ पर काटती हुई प्रतीत होगी? फोकस पर। ठीक है, दूसरा किरण कहाँ से लेना है? तो आपको कहाँ पर सुविधा मिल रही है? तो एक नियम हम लोग पढ़े थे, अगर ध्रुव से इस प्रकार से गुजारते हैं तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस प्रकार से लौट जाती है। तो जब लौट जाती है तो क्या ये कहीं पर काटा? तो नहीं, इसको भी पीछे की ओर बढ़ा के इस प्रकार से देखेंगे, पीछे की ओर बढ़ा के देखेंगे। तो पीछे की ओर बढ़ा के देखेंगे तो कहीं पर काटेगा कि नहीं? तो जी बिल्कुल काटेगा। कहाँ पर काटा है? एक्स डैश वाई डैश, यानी फोकस और ध्रुव के बीच काटा है। कहां पर काटा? फोकस और ध्रुव के बीच काटा है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है, ये जो इमेज बना है, कहां पर बना है? तो देखिए जब ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखे हैं उत्तल दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब जो बना है फोकस और ध्रुव के, फोकस और ध्रुव के बीच यहीं पर बना है। तो इसको क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब फोकस एवं ध्रुव के बीच बनता है, ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो प्रतिबिंब फिर क्या है, काल्पनिक है, क्योंकि पीछे में डॉट डॉट रेखा से बना है तो काल्पनिक है, और सीधा दिख रहा होगा कि काल्पनिक एवं सीधा है, कोई दिक्कत। दूसरा काल्पनिक एवं सीधा, उसके साथ साथ क्या वस्तु से बड़ा है कि छोटा, तो देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो लिखेंगे वस्तु से छोटा है, छोटा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको भी नोट कर लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि हमेशा उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु को देख रहे हैं, दो स्थिति में देखे हैं, तो दो ही स्थिति होता है, तो दोनों स्थिति में देखे हैं तो जो प्रतिबिंब बना वो काल्पनिक बना एवं सीधा बना, उसके साथ साथ वस्तु से क्या बना, छोटा बना। पहला भी स्थिति में बिंदु जैसा छोटा बना था, दूसरा स्थिति में छोटा बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से छोटा आकार का होता है। कैसा होता है, छोटा आकार का होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको मिटा दें। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना उसकी क्या विशेषता थी, ये आप लोग खुद लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की विशेषता, की विशेषता क्या विशेषता हो सकती है। तो अभी हम बात किए थे कि कभी भी प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बताइए, तो काल्पनिक बनता है, काल्पनिक एवं सीधा की उल्टा, तो सीधा बनता है। तो हमेशा सीधा, प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है, कोई दिक्कत। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा काल्पनिक एवं सीधा, बताइए दर्पण के आगे बनता है कि पीछे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, तो यह बात लिखना जरूरी नहीं है। दूसरा अगर बात करते हैं तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है कि छोटा, तो अभी हम बताए कि दोनों स्थिति में क्या बनती है, दोनों स्थिति में वस्तु से छोटा बनता है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ये दोनों बात याद रखिएगा, क्लियर। ये दो पॉइंट उत्तल दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंब का हो गया, ठीक है। तो वस्तु से छोटा बना हमेशा, और हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक, यानी दोनों स्थिति में वस्तु से छोटा एवं काल्पनिक बनता है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण की बात करें तो वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, ठीक है। काल्पनिक कब बनता है ये आप लोग उसमें याद रखिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, चलिए ठीक है। अब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का अब हम लोग उपयोग देख लेते हैं, इसके क्या उपयोग है। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, यूज इसका देख लेते हैं। तो पहला यूज याद रखिएगा कि हम लोग देखिए गाड़ियों के हेडलाइट की बात किया जाए तो वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाए, लेकिन अगर गाड़ियों में आप लोग साइड मिरर देखे होंगे जिससे हम लोग पीछे आने वाली वस्तुओं को, वाहनों को देखते हैं, उसे साइड मिरर कहते हैं। बाइक में भी लगा रहता है, तो साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, साइड मिरर में, किसमें, साइड मिरर। साइड मिरर को ही पश्च दृश्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पश्च दृश्य दर्पण, दर्पण। साइड मतलब पश्च दृश्य दर्पण, ठीक है। पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में। तो पीछे देखने वाली चीजों को गाड़ियों में देखने के लिए कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ बात याद रखिएगा कि साइड मिरर में यानी पश्च दर्पण के रूप में पूछेगा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, ठीक है। दूसरा, सड़क पर आप लोग देखे होंगे हेडलाइट लगा रहता है, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट, तो उसके रिफ्लेक्टर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी पॉइंट जितना भी अभी हमने बताया, ये सारी पॉइंट आप लोग अपने माइंड में क्रिस्टल तरीके से क्लियर रखिएगा, इसको बैठाइएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा इसको नोट करिए, इसको 2-3 बार पढ़िए, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, समझिएगा, समझ के पढ़िएगा तो चीजें आसान हो जाएगी।
तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।